पिछली कक्षाओं में हमने 2 चैप्टर के बारे में जाना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लें। आज हम तीसरे विषय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो इस विषय में बताया गया है कि वस्तुओं को में क्या क्या विविधता है, ये किस चीज़ से बनते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्रियाकलाप 1 से देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आप सिलाई के कुछ बचे हुए कपड़े हैं जो कतरन होते हैं उसे आप जमा कर लें, चाहे जो भी हो, सूती, रेशमी और ऊनी, और उन्हें उसके एक सिरे को ढीला धागा या तागा ढूंढकर उसे बाहर निकालें। तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे खींच सकते हैं या फिर उसको नाखूनों से खरोचें ताकि आपको उसमें से छोटे छोटे रेशे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये रेशे को हम लोग तंतु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्रों में सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें पादप और एनिमल्स के थ्रू मिलता है उसे हम नेचुरल तंतु कहते हैं। ठीक है, तो सुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कतरनी ऊन से प्राप्त होता है, यानी इनके जब जो भेड़ और बकरी जो होते हैं उनके बाल जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके बालों को काट कर फिर से उन्हें ऊन बनाया जाता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें रेशम कीट जो होते हैं, रेशम के कीट होते हैं जो उसके कोकून यानी कवर जो होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण करने के लिए प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जाता है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, जिसमें न ही पादप का प्रयोग होता है और न ही एनिमल्स का प्रयोग। ये एक कृत्रिम निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण किया जाता है जिसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जिसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा कुछ पादप तंतु। तो देखिए प्राकृतिक में पादप तंतुओं के कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिसमें रुई के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि तेल के लेपों से बत्ती बनाई जाती है? ठीक है, जब दिवाली वाली आती है तो देखते हैं कि आप रुई को लपेट कर हाथों में उसको घिस कर पतली पतली एक लड़ी बनाई जाती है जिसमें दियों में डाला जाता है। तो इन रुई का उपयोग रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में आते होंगे कि ये रुई आती कहाँ से है। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे उगाए जाते हैं। यहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। ठीक है, यानी आप जान लीजिए कि कपास का जो खेती होता है वो मृदा काली होती है, यानी काली मिट्टी में होती है। फिर एक बार ये पूछा गया है कि क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ देश की कपास की कृषि की जाती है। भारत के सबसे अधिक कपास किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात और महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक कपास की खेती तेलंगाना में होती है। पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। कुछ परिपक्व होने के बाद ये बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा कपास तंतुओं को ढके बिनौले यानी कपास के बीज देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास देखा है जो चुने जाने के बाद तैयार होता है? इस समय खेत कपास परिफूलन यानी रावों के इतना सफ़ेद हो जाता है कि जैसे कि हिम से ढके होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो कपास के जो फल होते हैं उसे कपास गोलक कहते हैं, जो जिसका साइज करीब नींबू के आकार का होता है। और ये जब पूरे तरह से पक जाते हैं तो ये फट जाते हैं। फटने के बाद इनके बीज बिखरने लगते हैं। ठीक
ठीक है। और ये क्या होता है, जब पूरी तरह से जब फटकर बाहर निकलते हैं तो इनके जो वाइट जो रुई होते हैं वो इतने सफ़ेद होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे खेत में बर्फ पड़ी हुई हो। देखिए यहाँ चित्र में दिया हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए इधर ये लिखा हुआ है, साधारणतः इस कपास बालों को कपास से हस्त चयन द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कतरन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जब इन कपास बालों को एकत्रित किया जाता है, किसके थ्रू, हाथ के थ्रू किया जाता है। सब हाथ के थ्रू करने के बाद इन बीजों को अलग अलग किया जाता है, यानी कतरन किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। देखिए इस चित्र में देखा गया है, देखिए कैसे बीज और रुई को अलग किया जा रहा है। अब दूसरा है, रुई के बाद जूट का बारी आता है, जिसे हम पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, जो पटसन के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको उनके तने से प्राप्त किया जाता है। और भारत के ये लगभग जो वर्षा ऋतु के जितने भी क्षेत्र आते हैं, यानी वर्षा ऋतु में इन्हें उगाया जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्प अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों को तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखते हैं, यानी इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे करने के बाद तने गल जाते हैं तथा पटसन तंतुओं हाथों से पृथक किया जाता है, हाथों से उसको अलग किया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए इन सभी तंतुओं को, धागों को परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये गल जाते हैं, इनको हाथों द्वारा निकालने के बाद इनके तंतुओं को हाथों के थ्रू अलग करते हैं धीरे धीरे, और उसको धागे बनाए जाते हैं। धागों को फिर एकत्रित करके वस्त्र में निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है, देखिए एक प्रश्न है। देखिए ये रुई का धागा बन रहा है और ये चरखा है, चरखा का जरूर कटाई होता है। देखिए सुई तागे की कताई, देखिए क्रियाकलाप 4 में देखिए, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई एक पूंछ के रेशों को खींचता ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई को प्रयोग होने वाले एक युक्ति को चरखा कहते हैं। ठीक है, चरखे का उपयोग, देखिए चरखा का उपयोग का भी सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। देखिए चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक पक्ष में के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों के हाथ कत्ते तागों से बुने हुए वस्त्र को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों को से बने हुए आयाती कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी और अंग्रेज़ों ने अपने द्वारा, कंपनियों द्वारा बनाए गए वस्त्र हमारे मार्केट में जब उतार दिए, तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाकर और खुद के हाथों से बनाए हुए कपड़े, जिसको खादी वस्त्र भी कहते हैं, उसका निर्माण करने के लिए कहा, जिसके कारण चरखा जो है उस समय सबसे प्रचलित हो गया था। देखिए वृहद पैमाने पर तागों की कताई तथा कार कताई के मशीनों में सहायता किया जाता है। कताई की पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में, वही बात है कि पहले उसको कताई किया जाता है, कताई करने के बाद मशीनों की सहायता से इसमें कपड़ों की बुनाई की जाती है। देखिए तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इसमें से 2 प्रकार की विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। बुनाई में देखिए वस्त्र तागों में 2 सेट होते हैं, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, इसे मिलाकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों के आपस में व्यवस्थित करने पर वस्त्र की प्रक्रिया को बुनाई यानी विगिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्रियाकलाप 5 में ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर है ए और बी, 2 तरह के इसमें धागे का उपयोग, कपड़े का उपयोग किया गया है। दोनों कपड़ों को मिलाकर एक सेट बनाया गया है। देखिए इस तरह का डिजाइन कागज के पट्टियों को बनाया गया है। तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुनाए जाते हैं तथा तागे वास्तव में कागज की पट्टियां की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई कंघों पर की जाती है। कंघों माने वो हाथ वाले कंघे नहीं, वो बड़े बड़े कंघे होते हैं।
ठीक है। वस्त्रों को बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विधु प्रचलित, यानी कि ये हाथ के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, इसमें एक प्रश्न है, देख लीजिए। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? देखिए, अगर हमारे घर में जो माँ होती हैं या फिर दादी जी होती हैं, ये हाथ द्वारा कांटों के द्वारा स्वेटर का बुनाई करते हुए आप लोग ने ज़रूर देखा होगा। लेकिन जब बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करना होता है तो मशीनों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे से धागा खींचकर देखा है? तो देखते होंगे कि उसमें से पतले पतले धागे निकलते हैं, इन्हीं के द्वारा मोजे का निर्माण किया जाता है। वस्तु ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों को बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो वही बात है, जब दो तरह के धागा का उपयोग किसी भी वस्त्र का निर्माण, अब तो दो से भी ज़्यादा ही धागों का निर्माण किया जाता है। जो डिजाइन्स आप लोग आजकल देखते हैं रंग बिरंगे, तो एक से ज़्यादा धागों का उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, वस्त्र सामग्री का इतिहास। यहाँ प्रश्न है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों के छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं की चर्म समूह से अपने शरीर पे ढकते थे। यानी जब बहुत प्राचीन, यहाँ से करीब हजारों साल पहले, जब मनुष्य को वस्त्र बनाने की विधि प्राप्त नहीं थी, तो लोग वृक्ष के जो छाल होते हैं, बड़े बड़े पत्तियों और जो जंतुओं के जो चर्म में होते हैं, यानी उसका चमड़ा, उससे अपने शरीर को ढकते थे, ताकि उनसे जो प्राकृतिक में जो परिवर्तन होते हैं उनसे उनका देखभाल हो सके। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों को घास फूस बनाकर चटाई डालियों को बनाना सीखा। लताओं और जंतुओं के ऊन बालों को आपस में इकट्ठा करके लंबी रस्सी बनाई, इसको बुनकर वस्त्र बनाए। ठीक है। तो फिर जब जैसे जैसे उनका टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, धीरे धीरे उनको जागरूकता जैसे भी उनमें प्रयोग और खोज करना आरंभ किया, तो उन्होंने पाया कि इन चीज़ों को मिलाकर भी कुछ बनाया जा सकता है। तो जैसे इनमें लताओं और जंतुओं के ऊन को मिलाकर ऐंठने से लंबी लंबी रस्सियों का निर्माण किया, जिससे इन्हें आगे चलकर वस्त्र निर्माण किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटतम क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स में भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स के कृषि नील नदी के निकटतम क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करने नहीं आता था। ठीक है। तो मिस्र और भारत में लगभग, जैसे भारत में गंगा नदी के किनारे और उसी तरह मिस्र में नील नदी के किनारे इन पौधों का खेती किया जाता था। उस समय लोगों ने अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई में सुई का आविष्कार के साथ साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करने और पहनने का तैयार किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों का बहुत ही विभिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज की साड़ी, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियाँ बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यानी बिना सिले, डायरेक्ट मशीन के थ्रू बनते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने में व वस्तुओं में अधिक विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात कि जिस तरह से हम लोग हर राज्य में, हर स्टेट, हर देश में या फिर किसी भी अलग शहर में अलग अलग खान पान में विविधता होती है, उसी प्रकार हर शहर, हर राज्य में, हर देश में या किसी भी विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। चाहे वो वस्त्र में हो या भाषा में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, विभिन्नता पाई जाती है। इस तरह देखिए, प्रमुख शब्द रुई, वस्त्र, तंतु, कताई और तागा। ठीक है। तो इन शब्दों को इसी तरह से, ये 6 पॉइंट्स हैं, इसमें भी देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों की विभिन्नता होती है, जैसे रुई, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं।
जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। यानी कि जो वस्त्र का छोटा रूप तागो होता है और तागा का सबसे छोटा रूप तंतु होते हैं। यानी तंतु से तागा बनता है और तागे से वस्त्र का निर्माण होता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर में संतलित तंतुओं का उपयोग किया जाता है। रुई और जूट ऐसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी खेती की जाती है। और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार की होती है, जिससे हम वस्त्र बनाते हैं। इस तरह ये चैप्टर खत्म हुआ। इसका प्रश्न हल कर लीजिएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको किन किन टॉपिकों पर आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हम अगले चैप्टर में आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।